Good evening everyone. So my name is Sachin and I'm back with a new video. So I hope आप मेरी videos like कर रहे होंगे and today हम नई video लेकर आए हैं that is on electric flux and Gauss's law. ठीक है? So in previous videos we have studied about the electric field due to a dipole, right? So हम electric field due to dipole find out करते थे by using simple Coulomb's law. ठीक है? Simple point charge की electric field use करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते थे बट आगे जो हमारा सिलेबस है इट इंक्लूड्स द डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो हमारे पास डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एंड जिनकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. सो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे गॉसेस लॉ. ठीक है. सो this is a tool in the electrostatics. Gauss's law is a tool in the electrostatics to find the electric field due to complex charge distributions. ठीक है. So कौन कौन सी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएंगी एंड हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस गॉसेस लॉ, हम आज उसकी शुरुआत करते हैं. ठीक है. सो गॉसेस लॉ को समझने से पहले हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि फिज़िक्स में जब हम एरिया की बात करते हैं, ठीक है, सो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है एरिया वेक्टर का. फिज़िक्स में जब हम बात करते हैं एरिया की, सरफेस एरिया की, तो फिज़िक्स में सरफेस एरिया को एक वेक्टर कंसिडर किया जाता है. ठीक है. सो बहुत ही अटपटी सी बात लग रही होगी क्योंकि इससे पहले आपने सिर्फ एरिया का मैग्नीट्यूड निकाला है, राइट. सो डिफरेंट शेप्स का डिफरेंट फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड निकालने का, बट फ्रॉम नाउ ऑन ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम्स वी विल कंसिडर द एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. सो अगर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी कोई डायरेक्शन भी होगी, राइट. सो उसी की हम आज बात करेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल इसको मैं समझाता हूँ आपको. मान लो मेरे पास एक शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है. ठीक है. इसकी जो लेंथ है दैट इज फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर एंड इसकी जो विड्थ है दैट वुड बी 4 मीटर. सो अगर मैं कहूँ कि इसका एरिया निकालना है, राइट. सो एरिया निकालने का फॉर्मूला हमें पता है. सो एरिया होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द साइड्स. सो एरिया हमारे पास 8 मीटर स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है. बट क्योंकि फिजिक्स में एरिया को वेक्टर कंसिडर किया जाता है इसीलिए इसकी एक डायरेक्शन भी होती है एंड कोई भी सरफेस एरिया हो उसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड्स. ठीक है. सो अगर मेरे पास ये एक सरफेस है, एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो इसकी जो मेरे पास डायरेक्शन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स. तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको मैं एन कैप से डिनोट करता हूं. तो अगर मैं एरिया वेक्टर को लिखना चाहूं सो आई कैन राइट लाइक दिस. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस एन कैप डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर. सिमिलरली अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, फॉर एग्जांपल एक क्यूब है ना, मान लो मेरे पास एक क्यूब है. सो क्यूब के जितने भी सरफेसेस हैं, 6 सरफेस होते हैं क्यूब के. ठीक है. सो 1 2 3 4, एक पीछे है 5 एंड एक फ्रंट पर है दैट विल बी 6. ठीक है. तो अगर मैं इनके डिफरेंट सरफेसेस का एरिया वेक्टर बनाऊं या फिर मैं कहूं कि डायरेक्शन मेंशन करूं तो मैं उनकी डायरेक्शन कैसे शो कर सकता हूं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एरिया वेक्टर होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन. सो ये हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी द परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड लाइक दिस. ऊपर वाले का लाइक दिस, नीचे वाले का सरफेस वेक्टर डाउनवर्ड्स होगा, इसका लाइक दिस. जो फ्रंट पर फेस है उसका जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी ऑन फ्रंट और जो बैक पर है उसका जो बैक पर होगा. ठीक है. सो ऐसे हम किसी भी सरफेस के एरिया की डायरेक्शन को मेंशन कर देते हैं. तो मैं क्या बता रहा हूं कि द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is normal to surface, perpendicular कह लो या normal कह लो, normal to surface and outwards. ठीक है बेटा.
तो ये हमारे पास एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल अगर हम छोटा सा क्वेश्चन करें इसके बेसिस पर, तो मान लो मेरे पास x, y और z कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर रख देता हूँ एक सरफेस, तो मैंने एक सर्कुलर सरफेस रख दिया, इसका जो रेडियस है, सो इसका रेडियस मैं मान लेता हूँ 7 मीटर, रेडियस 7 मीटर। तो अगर मैं आपको कहूँ कि इसका एरिया वेक्टर निकालो, तो एरिया वेक्टर को डिनोट किया जाता है एस वेक्टर से, ठीक है। कई बुक्स में ए वेक्टर से भी डिनोट किया जाता है, आप जो चाहो वो यूज कर सकते हो। सो एरिया वेक्टर इज डिनोटेड बाय एस वेक्टर। तो अगर मैं इसका एरिया वेक्टर निकाल लूँ तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? ऑब्वियसली वेक्टर विल इंक्लूड द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? सर्कल, क्योंकि सर्कल है तो सर्कल का मैग्नीट्यूड हमारे पास पाई आर स्क्वायर आएगा। एंड इसकी एरिया की डायरेक्शन क्या आएगी? एरिया की डायरेक्शन आएगी हमारे पास सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स। सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे बना सकता हूँ, सो ये एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जेड डायरेक्शन में। तो जेड डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए मैं लिख सकता हूँ के कैप, ठीक है। सो ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड हो गया एंड ये हमारे पास हो गई डायरेक्शन, ठीक है। सो लेट्स सी कि हम इसको सॉल्व करेंगे। ये तो हमें पता ही है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। 7 कैंसिल्स विद 7, 154 मीटर स्क्वायर आई के कैप। सो एक्स वाई प्लेन में हमारे पास सरफेस है, एक्स वाई प्लेन में हमारे पास सरफेस है एंड इसका वेक्टर है जो एरिया की डायरेक्शन है, दैट विल बी परपेंडिकुलर लाइक दिस, ठीक है बेटा। सो आई होप कि एरिया वेक्टर का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सो एरिया वेक्टर को पढ़ने के बाद नाउ वी कैन स्टार्ट अवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ। लेट्स स्टार्ट। सो बेटा हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, टॉर्क ऑन द डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ये जो हमारी वीडियो है दैट विल बी ऑन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है बेटा। सो चलो हम करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मीनिंग होता है? सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक मीनिंग ये है कि कोई भी अगर आपके पास एक पर्टिकुलर सरफेस है तो उस सरफेस में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। सो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक सरफेस है, इस सरफेस का एरिया मैं मान लेता हूँ एस वेक्टर, तो ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन को मैं ऐसे मेंशन कर देता हूँ एन कैप, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड और इसकी जो डायरेक्शन है दैट विल बी एन कैप, ठीक है बच्चे। सो ये हमारे पास सरफेस है। अगर मैं इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो मैंने रख दिया, सो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पर है, मान लो थीटा एंगल पर है, ये ई वेक्टर है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो एंगल है वो थीटा है। तो फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है? फ्लक्स का मतलब होता है द नंबर of electric field lines passing through the surface in a direction normal to the surface, ठीक है बेटा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में से, किसी भी पर्टिकुलर सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सरफेस के नॉर्मल होनी चाहिए। ये तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर नॉर्मल होगी तभी तो क्रॉस करेंगी। अगर मेरे पास कोई सरफेस है, आई हैव अ सरफेस, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होगी तभी तो क्रॉस करेंगी सरफेस से, अगर वो पैरेलल होगी तो वो क्रॉस कर ही नहीं सकती, राइट। सो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, हमें सिर्फ इसका वो ही कंपोनेंट कंसिडर करना है जो सरफेस के परपेंडिकुलर है।
है ना। मैं दोबारा समझाता हूं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस कर रही हैं एक पर्टिकुलर सरफेस से इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। सो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, लाइक दिस। तभी तो पास करेंगी एक पर्टिकुलर सरफेस से, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। अगर वो पैरेलल होगी, पैरेलल तो पास ही नहीं कर सकती, है ना। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट चाहिए दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉट द पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है। सो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें, मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन अगर हम इसकी लिखते हैं तो वो हमारे पास बनती है, ये जो सिंबल है फाई का, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। सो फ्लक्स इक्वल्स टू द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना है जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, जो सरफेस में से एक्चुअल में पास कर रहा है, पैरेलल तो पास ही नहीं करेगा, मल्टीप्लाइड बाय द सरफेस एरिया। तो अगर मैं इसको यहां पर सेपरेट बनाऊं तो ये हमारे पास एरिया वेक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। इसके दो कंपोनेंट कर देता हूं मैं। इस साइड में कंपोनेंट होगा हमारे पास ई कॉस थीटा, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा हमारे पास ई साइन थीटा। तो ये जो ई कॉस थीटा है, ये जो यहाँ इस डायरेक्शन में ई कॉस थीटा बनेगा, ठीक है। दिस इज एक्चुअल द कंपोनेंट विच पासिस थ्रू द सरफेस, ठीक है। यही कंपोनेंट है जो सरफेस में से पास करेगा, ठीक है। तो हम ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ही कंसिडर करेंगे विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर है जो। सो दैट विल बी ई कॉस थीटा multiplied by the surface area S. So it is ES cos theta बेटा। So ये ES cos theta है, तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, E वेक्टर डॉट S वेक्टर। तो ये हमारे पास बन गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका एक और फॉर्मूला लिखते हैं, इंटीग्रल फॉर्म में फॉर्मूला लिखते हैं हम इसका। तो इंटीग्रल फॉर्म में फॉर्मूला लिखने का आइडिया क्या है हमारे पास, कि मान लो कि हमारे पास छोटा सरफेस है, मान लो हमारे पास पूरे सरफेस का छोटा सा कंपोनेंट है जिसको हम ds कह देते हैं। सो ds कंपोनेंट में से हमारे पास छोटे कंपोनेंट में से छोटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगी। तो मैं मान लेता हूं कि इसमें से जो फ्लक्स पास कर रही है दैट इज डी फाई, ठीक है। तो फ्लक्स का मैं फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूं, डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट ds। सो स्मॉल फ्लक्स पासिस थ्रू द स्मॉल सरफेस एरिया। तो अगर मैंने टोटल फ्लक्स लिखनी है, ठीक है, तो मैं इंटीग्रेशन में लिख लेता हूं। तो फाई इक्वल्स टू ई डॉट ds, इंटीग्रेशन करके मेरे पास ये इंटीग्रल इक्वेशन बन गई, ठीक है बेटा। अगर सरफेस आपके पास क्लोज्ड है ना, अगर सरफेस आपके पास क्लोज्ड है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्लोज्ड सरफेस में ये इंटीग्रल पर ये सर्कल सा आ जाता है छोटा सा, ये क्लोज्ड सरफेस की इक्वेशन है, ठीक है। ये क्लोज सरफेस की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो सेम ही है, ये ओपन सरफेस की है। अगर सिंगल शीट है जैसे आपके पास, अगर हमारे पास क्लोज सरफेस है तो उसकी इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। आइए अब बात करते हैं हम इसके यूनिट्स की। तो आपको एक चीज तो क्लियर होगी कि ये हमारे पास जो फ्लक्स होती है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट्स, आइए हम यूनिट्स की बात करते हैं। तो यूनिट्स हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द सरफेस एरिया। तो ये हमारे पास बनेगा न्यूटन पर कूलम, तो फील्ड के आ गए, सरफेस एरिया के आगे मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। एंड डायमेंशंस भी पूछ लेते हैं ये पेपर में कई बार MCQs में, तो देखो चेक करो डायमेंशंस क्या बनेंगे।
ठीक है। सो दिस टास्क इज फॉर यू, यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशंस। तो आप इसको यूनिट्स से ही डायमेंशंस को कन्वर्ट कर सकते हो। न्यूटन फोर्स होता है, फोर्स की डायमेंशन डिवाइडेड बाय कूलम चार्ज के डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर के डायमेंशंस आप लिखकर डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड प्लीज कमेंट द डायमेंशंस इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है। सो दिस इज योर टास्क। सो आई होप ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको समझ लग गया होगा। सो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसके थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स सी। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द फ्लक्स थ्रू ए सरफेस हैविंग एरिया वेक्टर टू आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप मीटर स्क्वायर when it is placed in an electric field of क्या लें -3i प्लस 4j माइनस k न्यूटन पर कूलम। ठीक है बेटा। सो ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया, छोटू सा क्वेश्चन आ गया। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। तो हमें फ्लक्स फाइंड आउट करनी है एक सरफेस से जिसका जो एरिया वेक्टर हमें दिया गया है, एरिया वेक्टर हमें दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें गिवन है -3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। ठीक है बेटा। तो अगर मैं इसका फ्लक्स निकालना चाहता हूं तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। सो ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं एस वेक्टर के साथ, -3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। सो अगर हम इसको प्रोडक्ट लें, सो i विल बी मल्टीप्लाइड विद i डॉट i इज 1, j डॉट j इज 1, k डॉट k इज 1। सो -3 इंटू 2 -6, 4 इंटू 3 12, -1 -4 प्लस 4। ठीक है बेटा। सो ये हमारे पास बन जाएगा 10, आई थिंक 10 ही बनेगा, यस 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है। ये बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गई। ठीक है। सो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ खुद सॉल्व करने के लिए। ठीक है। सो ये आप खुद करोगे सॉल्व एंड यू विल कमेंट द आंसर। सो प्लीज सी इट, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो ये हमने डॉट प्रोडक्ट ली है। सो आई थिंक वी शुड प्रोसीड नाउ। क्वेश्चन आपके लिए ये जो होमवर्क है, होमवर्क का क्वेश्चन क्या है? तो सपोज a square sheet of each side 2 meter is placed in XY plane. Find the flux through it when the electric field vector, the electric field minus 3i cap plus 5j cap plus 3k cap is
स्विच्ड ऑन। सो ये आपने क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन का आंसर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको जस्ट इमेजिन करना है कि एक्स वाई प्लेन में पड़ा है, उसका एरिया निकालना है और फिर उसकी डॉट प्रोडक्ट ले लेनी है ई वेक्टर के साथ। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। बेटा अब हम बात करेंगे गॉसेस थ्योरम की या गॉसेस लॉ की। सो इट वाज गिवन बाय फ्रेडरिच गॉस एंड ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। सो ये जो गॉस थ्योरम है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सिलेबस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है एंड इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन हम बनते हैं किसी भी बोर्ड में हो अगर आप। ठीक है, सो लेट्स सी कि ये गॉसेस थ्योरम हमें क्या बताती है, या गॉसेस लॉ भी कह सकते हो, एक ही बात है। सो ये गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही बताती है इन क्लोज्ड सर्फेसेस। ठीक है, गॉस थ्योरम हमें क्लोज्ड सर्फेसेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसके बारे में ज्ञान देती है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं एक क्लोज्ड सरफेस कंसिडर करता हूं, मान लो इस क्लोज सरफेस का नाम है सी। ठीक है, सो इसके क्लोज सरफेस जैसे एक स्फीयर हो गया या फिर कोई क्यूब हो गया या एक रूम हो गया है ना, क्लोज्ड रूम। तो क्लोज सरफेस का मतलब जो बंद है। ठीक है, सो ये क्लोज सरफेस सी आर्बिट्रेरी सरफेस मैंने कंसिडर कर लिया और इसमें कुछ चार्जेस हमारे पास पड़े हैं, जैसे Q1 चार्ज है, एक -Q2 चार्ज है, बाहर कोई चार्ज है Q3। ठीक है, तो गॉस थ्योरम हमें क्या सिखाती है? गॉस थ्योरम हमें ये सिखाती है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस में जो फ्लक्स होगी, C फॉर द सरफेस, ठीक है, तो जो फ्लक्स होगी किसी भी क्लोज्ड सरफेस में दैट विल बी 1/ε0 टाइम्स द एनक्लोज्ड चार्ज। सो ये हमारे पास गॉस थ्योरम की मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कहती है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस में से कितनी लाइंस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, वो डिपेंड करता है एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय ε0। एक बात आप याद रखना कि हम बात कर रहे हैं एनक्लोज्ड चार्ज की, जो चार्ज इस सरफेस के अंदर बंद है, उस चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर मैं एनक्लोज्ड चार्ज को लिखूं तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हमारे पास फ्लक्स आएगी दैट विल बी Q1 - Q2/ε0। ठीक है, ये आएगी हमारे पास फ्लक्स। ठीक है, ये हमारा गॉस थ्योरम की जो इक्वेशन है। ठीक है, इसको अगर मैं अच्छे तरीके से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं इसको Q enclosed डिवाइडेड बाय ε0। ये है हमारी गॉस थ्योरम की इक्वेशन। एनक्लोज्ड चार्ज का मतलब है सिर्फ वही चार्ज यूज करना है, उसी चार्ज की कंट्रीब्यूशन होगी जो चार्ज इस सरफेस के अंदर बंद है। जो चार्ज बाहर है उसकी फ्लक्स में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। सो ये है हमारे पास गॉस थ्योरम। सो अगर इस गॉस थ्योरम की जो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मैं फ्लक्स की डेफिनेशन से कंपेयर करूं तो ये तो गॉस थ्योरम है, ये तो हमारे पास गॉस थ्योरम है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या होती है? सो हमें पता है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फ्लक्स होती है, क्योंकि क्लोज्ड सरफेस है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने अभी पीछे ही पढ़ा है फ्लक्स की डेफिनेशन, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फ्लक्स ये होती है। ठीक है, अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2, सो 1 और 2 अगर इक्वल हो जाएं बिकॉज फ्लक्स ही है, राइट, सो तो ये हमारे पास बन जाएगी एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन ε0। सो ये है जी हमारे पास गॉस थ्योरम। इक्वेशन नंबर 1 भी गॉस थ्योरम है, इक्वेशन नंबर 3 भी गॉस थ्योरम है। ठीक है, तो ये हमारे पास गॉस थ्योरम है। इसकी डेफिनेशन अगर एग्जाम में पूछ ले तो क्या लिखनी है? डेफिनेशन है द फ्लक्स
थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught times charge enclosed by surface। ठीक है बेटा, सो गॉस थ्योरम होती है द फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught टाइम्स द एनक्लोज्ड चार्ज। बाहर वाले जो चार्ज हैं उनकी फ्लक्स में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होती। ठीक है, तो ये है हमारे पास गॉस थ्योरम, ये है हमारे पास गॉस थ्योरम। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने वाला है कि अगर फ्लक्स पॉजिटिव होती है, फ्लक्स पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नेट आउटवर्ड फ्लो है फील्ड लाइंस का, फील्ड लाइंस नेट आउटवर्ड फ्लो कर रही हैं, बाहर जा रही हैं नेट। अगर फ्लक्स हमारे पास नेगेटिव आ जाए इसका मतलब होता है कि फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं, नेट फील्ड लाइंस है जो अंदर आ रही हैं। ठीक है, सो ये थी हमारे पास गॉस थ्योरम। सो कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चंस हैं एंड इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। So please like, subscribe and share with your friends, those who are preparing for +2 exam and any other competitive exam. So see you in the next video. Thank you all.